नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। मां के अपमान पर छलका पीएम का दर्द, कहा एक बेटे की पीड़ा नहीं समझ सकते शाही खानदान वाले। पीएम ने कहा राजद कांग्रेस के मंच से मेरी मां के अपमान का जवाब देगी बिहार की हर मां बेटी। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी अपनाने का दिया मंत्र, कहा इससे देश को आत्मनिर्भर बनने में मिलेगी मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन किया। चिप्स को बताया डिजिटल डायमंड, कहा सेमीकंडक्टर के भविष्य के निर्माण को लेकर दुनिया को भारत पर भरोसा। दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद, शर्जील इमाम समेत 9 की जमानत याचिका खारिज। 2020 के फरवरी में उत्तर पूर्व दिल्ली में हुए दंगों में 50 से ज्यादा लोग मारे गए और 700 से ज्यादा हुए थे घायल। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के ऊपर। और अब विस्तार से समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने ऊपर हुई अपमानजनक टिप्पणी पर चुप्पी तोड़ी है। पीएम मोदी ने आज अपनी मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा और कहा कि ये घटना देश की हर महिला और खासकर बिहार की महिलाओं का अपमान है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार जीविका निधि सहकारी संघ के उद्घाटन कार्यक्रम में अपनी मां के अपमान पर पीएम मोदी का दर्द छलका। बिहार के दरभंगा जिले में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कार्यक्रम में पीएम मोदी और उनकी मां के लिए आपत्तिजनक बयान दिए गए थे। प्रधानमंत्री ने कहा देश की जनता ने गरीब के बेटे को प्रधान सेवक बना दिया है, ये बात नामदारों को पच नहीं रही है। आरजेडी के मंच से गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है, ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। साथियों, एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। वो तो यही मानते हैं कि देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। इन्हें लगता है कुर्सी इन्हें ही मिलनी चाहिए। लेकिन आपने, देश की जनता जनार्दन ने एक गरीब मां के कामगार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया। ये बात नामदारों को पच नहीं रही है। नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणियों की निंदा करते हुए एक विरोध रैली निकाली गई। नागालैंड के दीमापुर स्थित कांग्रेस भवन के सामने भाजपा महिला मोर्चा और पार्टी कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। तख्तियों पर कांग्रेस गरीब के बेटे को प्रधानमंत्री के रूप में बर्दाश्त नहीं कर सकती, एक मां का अपमान एक भारतीय बेटे या बेटी के लिए बर्दाश्त नहीं, कांग्रेस की बकवास बहुत हो गई जैसे स्लोगन लिखे थे। रैली को संबोधित करते हुए भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष रजोला रोथरोंग ने कहा कि दरभंगा की घटना ने हर उस भारतीय को झकझोर दिया है जो सम्मान
और गरिमा में विश्वास करता है। उन्होंने कहा कि भले ही राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने से पहले ही चले गए थे, लेकिन सच्चे नेतृत्व की पहचान उपस्थिति से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से होती है। Do not drag personal insults and abusive words against a mother into public life. That lowers not Narendra Modi but Indian democracy itself. Let us not forget how this incident has already sparked political uproar across states. Such a spectacle tarnishes the dignity of our democracy and risks dividing communities in the name of temporary political gain. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार राज्य जीविका निधि सहकारी संघ लिमिटेड का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए सहकारी संस्थान के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपए की राशि सीधे हस्तांतरित की। ये नया सहकारी संगठन बिहार के प्रमुख ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम जीविका से जुड़ी महिलाओं के लिए सस्ती और सुलभ वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। जीविका के तहत पंजीकृत सभी क्लस्टर स्तरीय फेडरेशन इस नए संस्थान के सदस्य होंगे। इस पहल को बिहार और केंद्र सरकार ने संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया है। जीविका निधि सहकारी संघ को बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण और सहकारी ताकत के आधार पर एक समावेशी और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी अपनाने का मंत्र देते हुए कहा कि ये मंत्र देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। अब समय की मांग है, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। ये मंत्र माताओं बहनों को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए माताओं बहनों मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। और मैं हर दुकानदार से कहूंगा, उनके यहां तो बोर्ड लगे रहना चाहिए, व्यापारी के यहां बोर्ड लगना चाहिए। गर्व से कहो यह स्वदेशी है। आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर हमें मजबूती से आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जीविका निधि कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के संबोधन में उसके मंच से मां को गाली देने वाले को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरी मां का राजनीति से कोई संबंध नहीं था, मगर इन्होंने मेरी मां को मंच से गाली दिलवाई है। ये उनकी महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। पीएम ने जीविका दीदियों के खातों में 105 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए और बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने मुजफ्फरपुर की जीविका दीदियों से खास बातचीत की, जो पीएम मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उन्हें सुन रही थी। मुजफ्फरपुर में है और मुजफ्फरपुर में संगम जीविका महिला केंद्र है और आज प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से महिलाओं से बात कर रहे थे, जीविका दीदी से बात कर रहे थे। तो ये सारी महिलाएं आप देख रहे हैं, ये सारी जीविका दीदी जो थी वो उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री को सुन रही थी। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भावुक होकर जिस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस के बेंच से उनकी मां को गाली दी गई, उसके बारे में इन महिलाओं के अंदर क्या ये है, हम उनसे पूछेंगे। जैसे जब प्रधानमंत्री व्यक्त कर रहे थे तो आप क्या महसूस कर रही थी? पहले तो वो तो बोलते बोलते उनकी आंखें नम हुई थी। जितनी भी हमारी दीदियां वहाँ बैठी थी सब लोग एकदम शान से सुन रहे थे। और हम लोग को भी आघात पहुंचा है कि क्योंकि एक जब प्रधानमंत्री की मां है उनको गाली दिया जा रहा है, तो हम लोग भी आम जनता है, हम लोग कैसे सेव हो सकते हैं। तो सारे लोग भी इससे दुखी हुए हैं कि ये होना नहीं चाहिए था। क्या कहेंगे आप? हमको भी सुन के तो बहुत दुखी हुआ कि उनको तो गाली देना नहीं चाहिए। उनकी माँ तो मर चुकी है, लेकिन अभी तो हम लोग हैं, उनका माँ को गाली दिए, इसका मतलब कि हम लोग को भी गाली दी। आप क्या कहेंगे, जो योजना सरकार ने लाई, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ 10,000 रुपया जो दिया जाएगा महिलाओं को और आगे 75,000 फिर 2 लाख रुपए, जो 10,000 का जो योजना दे रहे हैं हम लोग को, उससे हम लोग बहुत खुश हैं और उससे हम लोग छोटा मोटा रोजगार करेंगे और इससे हम लोग का आगे का भविष्य भी अच्छा सुधरेगा। तो राजनीतिक दल जो भी है, चाहे आरजेडी कांग्रेस के मंच से ये गाली दिया गया है, आप क्या कहेंगे इन दोनों दलों के बारे में? ये अच्छी बात नहीं है, हम लोग तो नहीं चाहेंगे वैसे दल हमारे बिहार में या भारत में आए।
वैसे हम लोग नहीं चाहेंगे, हम लोग नहीं चाहेंगे कि अच्छे दल आए जो हम लोग का मान सम्मान, महिला का मान सम्मान करे। जो महिला को गाली दे रहे हैं वैसे जब आ जाएंगे यहाँ क्षेत्र में तो हम लोग को भी खुलेआम गाली देने लगेंगे। और हमको लग रहा है कि मेरा उम्र है तो उनके भी जो पहले यहाँ मुख्यमंत्री रह चुके हैं उन लोग के बारे में हम लोग को खुद पता है कि वो इसके पहले क्या थे। और उनके बाल बच्चे जब आ गए हैं वो खुलेआम गाली दे रहे हैं तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि अब क्या होने वाला है। जीविका दीदी से बात करते हुए जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भावुक होकर जिक्र किया उस गाली का जिसे राजद और कांग्रेस के मन से दिया गया, तो निश्चित रूप से जीविका दीदी बहुत सशक्त है बिहार में और कम से कम राजद और कांग्रेस को यह सोचना चाहिए था। कैमरामैन तिवारी और संतोष कुमार के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, मुजफ्फरपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 की शुरुआत की। सम्मेलन के दौरान उन्होंने घोषणा की कि देश की पहली चिप साल 2025 तक तैयार हो जाएगी। भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए बड़े निवेश हो रहे हैं और आने वाले समय में सेमीकंडक्टर मिशन भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया कहेगी डिजाइन इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ट्रस्टेड बाय द वर्ल्ड। सेमीकंडक्टर आधुनिक तकनीक की धड़कन, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, रक्षा और अंतरिक्ष हर क्षेत्र को शक्ति दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। ये भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। The world trusts India. The world believes in India. And the world is ready to build the semiconductor future with India. सेमीकंडक्टर के जरिए देश में नई पीढ़ी की तकनीक क्रांति का शंखनाद हो चुका है। देश की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप 2025 के अंत तक बाजार में होगी। सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। एक तरफ जब दुनिया भर की इकोनॉमी में चिंताएं हैं, आर्थिक स्वार्थ से पैदा हुई चुनौतियां हैं, उस माहौल में भारत ने 7.8% की ग्रोथ हासिल करके दिखाई है। ग्रोथ की यही दिशा है तो भारत को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने की तरफ तेजी से बढ़ना पक्का हो चुका है। देश भर में 6 सेमीकंडक्टर इकाइयां बन रही हैं और 4 और इकाइयों को स्वीकृति मिल चुकी है। इस पर अब तक कुल निवेश 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हुआ है। आज सेमीकंडक्टर्स का ग्लोबल मार्केट $600 बिलियन तक पहुंच रहा है और अगले कुछ साल में ये $1 ट्रिलियन को भी पार कर जाएगा। और मुझे विश्वास है भारत जिस तेजी से सेमीकंडक्टर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, इस 1 ट्रिलियन मार्केट शेयर में एक अहम हिस्सा भारत का रहने वाला है। इस मौके पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत में बने पहले चिप विक्रम 32 बिट प्रोसेसर को स्मृति चिन्ह के तौर पर दिया। ये चिप इसरो के सेमीकंडक्टर लैब में बनी है। भारत का सेमीकंडक्टर मिशन चिप निर्माण या फैब्रिकेटर निर्माण तक सीमित नहीं है। ये इसे दुनिया में प्रतिस्पर्धी बनाने की पहल है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जोड़ा और कहा कि क्रिटिकल मिनरल और उन्नत तकनीकों में आत्मनिर्भरता जरूरी है। हमारा सेमीकंडक्टर मिशन सिर्फ एक फैब या एक चिप निर्माण तक सीमित नहीं है। हम एक ऐसा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बना रहे हैं जो भारत को आत्मनिर्भर और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाए। भारत दुनिया की
मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनको भारत में बनी चिप से नई पावर मिले, ये हमारा फोकस है। प्रधानमंत्री मोदी के इस विजन का उद्योग जगत ने भी समर्थन किया। सेलेस्टा कैपिटल ने डीप टेक अलायंस का ऐलान किया। वहीं सरकार की डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना स्टार्टअप्स को चिप डिजाइन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। 20,000 से अधिक प्रतिभागियों, 48 देशों के 2,500 प्रतिनिधियों और 350 से ज्यादा प्रदर्शकों के साथ सेमिकॉन इंडिया 2025 वैश्विक सेमीकंडक्टर दौड़ में भारत के लिए बड़ी छलांग साबित हो रहा है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 के आगाज के साथ ही भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा एक ऐतिहासिक मुकाम पर पहुंच गई है। हमारे संवाददाता तपस भट्टाचार्य ने सेमिकॉन इंडिया में आयोजित प्रदर्शनी में हिस्सा लिया, जिसमें दुनिया के कई देशों के प्रदर्शक शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आ रहे बदलावों पर विभिन्न प्रतिनिधियों से बात की। सेमिकॉन इंडिया 2025 धूम मचा रहा है। यहाँ पे एग्जीबिशन हॉल में आए हैं, यहाँ पे अलग अलग देशों के बूथ लगा के रखे हैं। यहाँ पे सेमीकंडक्टर के ऊपर काम चल रहा है और एक देश ने आकर्षित किया है। कौन सा देश है? ये मलेशिया का जो बूथ है वहां पे आकर्षित किया, क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 2 देशों के फ्लैग्स यहाँ पे हैं। आप देख सकते हैं भारत और मलेशिया का फ्लैग यहाँ पे है और दर्शाता है कि दोनों में क्या खूबसूरती के साथ कोलैबोरेशन हो रहा है, पार्टनरशिप हो रही है। और इस वक्त केसी टाइम मौजूद है जो यहाँ पे NSW के CEO है। केसी, हाउ इज इंडिया? Great. Yeah, the India government is doing very good job because the semiconductors pushing for is really great, and then making all the international players a very good awareness. So that as a dispensing equipment manufacturers in Malaysia, we see the needs of India for semiconductor is really great, really huge. Are you planning to set shop here in India? Yeah. So of course, we actually there are a lot of plans that's already coming, and then we also establish a lot of local relationships, not just for customer but also partnerships. And then we also looking for coming soon, maybe made in India kind of initiative. सेमीकंडक्टर बहुत ही नीश मार्केट है। किस तरीके से आप देखते हैं भारत में इसका आगे का? मैं सेमीकंडक्टर भारत में अभी इमर्ज हो रहा है और धीरे धीरे कंपनियां इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, क्योंकि लोकल को वोकल बनाने पे है कि जो सप्लाई चेन है उसको कट किया जा सके। तो बहुत सारी मलेशिया कंपनीज वो इंडिया में आ रही हैं, अदर देन मलेशिया आल्सो इंडिया में आ रही हैं, जिससे क्या कहते हैं जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में आ सके। तो ये अभी प्लान है हमारा, कटिंग एज टेक्नोलॉजी भारत में आ सके। और सबसे अहम चीज है कि करीब 1 ट्रिलियन का मार्केट शेयर है। 2030 तक कह रहे हैं कि 1 ट्रिलियन मार्केट शेयर बन जाएगा सेमिकॉन इंडस्ट्री। भारत चाहता है कि सबसे बड़ा हिस्सा इसका तब तक हासिल हो और उसमें ऐसे कोलैबोरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या पर्सन योगेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कई वर्षों से आपके अटूट विश्वास ने हमें सुरक्षित भविष्यों का निर्माण करने में सक्षम बनाया है। हम मना रहे हैं राष्ट्र के प्रति सार्थक सेवा के 69 वर्षों का उत्सव। अपनी वर्षगांठ मनाते हुए आपके निरंतर विश्वास बनाए रखने के लिए हम आपका धन्यवाद प्रेषित करते हैं। LIC के साथ बीमित भारत, सुरक्षित भारत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। SIR के मुद्दे पर बीजेपी और चुनाव आयोग को लगातार घेर रही कांग्रेस पार्टी अब इस मुद्दे पर खुद घिर सकती है। बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पोस्ट के जरिए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा पर 2 वोटर ID रखने का आरोप लगाया है। भाजपा नेता ने कहा है कि एक तरफ राहुल गांधी ने जोर जोर से वोट चोरी का नारा लगाया है, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा, जो गांधी परिवार से अपनी नज़दीकी दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, उनके पास 2 सक्रिय एपिक नंबर हैं। इनमें से एक एपिक नंबर जंगपुरा तो दूसरा नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र का है। अमित मालवीय ने
सोशल मीडिया पर दोनों एपिक नंबर जारी करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को ये जांच करनी है कि पवन खेड़ा के पास 2 सक्रिय एपिक नंबर कैसे हैं और क्या उन्होंने कई बार मतदान किया है। अगर ऐसा है तो ये चुनावी कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है। कई बार मतदान करना आपराधिक कृत्य है। पवन खेड़ा बिहार में मतदाताओं को गुमराह करने, मतभेद पैदा करने और भारत की मजबूत चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने के लिए दुर्भावनापूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है और इस मामले में दिल्ली चुनाव कार्यालय ने पवन खेड़ा को नोटिस जारी किया है। कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए वोट चोरी के आरोपों को लेकर भाजपा हमलावर है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि राहुल गांधी वोटर धांधली का रैकेट चला रहे हैं। प्रदीप भंडारी ने कहा कि गांधी परिवार का इतिहास ही वोटर धांधली और वोट चोरी का रहा है। समाज के अंदर आज हर व्यक्ति ये कह रहा है कि जो राहुल गांधी और उनके करीबी हैं वो चोर शोर मचा रहे हैं। 1991 के अंदर ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहता है कि जब कोई कैंडिडेट मौजूद होता है तो उसके साथ में कोई और मौजूद नहीं हो सकता। सोनिया गांधी 1991 में खुद वोटर बूथ के ऊपर मौजूद पाई गई थी। तो जो परिवार का इतिहास वोटर धांधली और वोट चोरी का रहा है, आज उसको ये जवाब देना चाहिए कि उन्हीं के करीबी और उन्हीं के पार्टी के मीडिया हेड जब मल्टीपल एपिक आईडी के साथ में पाए जा रहे हैं तो क्या राहुल गांधी को इसकी जानकारी थी? क्या राहुल गांधी के हिसाब से वो वोट चोर है? मराठा आरक्षण को लेकर चल रहे लंबे आंदोलन पर अब विराम लगने जा रहा है। सूत्रों की माने तो सरकार और आंदोलनकारियों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद ये सहमति बनी है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आंदोलनकारी नेता मनोज जरांगे की मांगें स्वीकार कर ली हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार द्वारा कुछ ही देर में मराठा आरक्षण संबंधित शासन संकल्प GR जारी किया जाएगा। इस बीच मनोज जरांगे ने कहा है कि जैसे ही शासन संकल्प उनके हाथ में आता है वे अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर देंगे। इससे पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मनोज जरांगे और उनके समर्थकों को फटकार लगाते हुए मंगलवार दोपहर 3 बजे तक आज़ाद मैदान खाली करने के आदेश दिए थे। इसके बाद भारी संख्या में पुलिस आज़ाद मैदान पहुंची थी। इससे पहले मनोज जरांगे पाटिल के वकील सतीश मानशिंदे के अनुरोध पर बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पूर्व के आदेशों के अनुपालन के आधार पर मामले की सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मनोज जरांगे के वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्हें 5000 से अधिक लोगों को मुंबई लाने और उन्हें उकसाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इस दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश का किसी भी प्रकार का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल वीरेंद्र सराफ ने बताया कि पुलिस ने सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया है और वहीं जरांगे द्वारा किए गए उल्लंघनों की एक सूची भी कोर्ट को उपलब्ध कराई है। अटॉर्नी जनरल वीरेंद्र सराफ ने जरांगे के वकील सतीश मानशिंदे से अनुरोध किया कि वे एक वचन दें कि वे मुंबई छोड़कर चले जाएंगे। मुंबई में गणेशोत्सव चल रहा है और हजारों लोग सड़कों पर हैं और पुलिस कर्मियों को कानून व्यवस्था भी बनाए रखनी है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई अब बुधवार दोपहर 1 बजे होगी। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि इसका कोई नतीजा निकलेगा। इससे पहले बेंच ने जरांगे और उनके समर्थकों को मंगलवार दोपहर 3 बजे तक आज़ाद मैदान खाली करने के आदेश दिए थे। इसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल मैदान पहुंचा था। आपको बता दें कि कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान ये स्पष्ट किया था कि जरांगे और उनके समर्थकों को तत्काल प्रभाव से मैदान खाली करना होगा, अन्यथा प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार होगा। मनोज जरांगे मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से आज़ाद मैदान में डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और शर्जील इमाम समेत अन्य की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलेंद्र कौर की पीठ ने उमर खालिद और शर्जील इमाम के अलावा मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिकाएं भी खारिज कर दी हैं। आपको बता दें कि उमर खालिद और अन्य पर साजिश रचने का आरोप है, जिसके बाद फरवरी 2020 में दिल्ली में दंगे भड़के थे। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य पर दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया था। इन सभी पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। सुनवाई के दौरान
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इन दंगों की सुनियोजित साजिश रची गई थी। मेहता ने कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत को बदनाम करने की साजिश रची गई थी। गौरतलब है कि फरवरी 2020 में दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में भीषण दंगे हुए थे। उस दौरान हुई हिंसा में 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा सैकड़ों लोग दंगों में हुई हिंसा में घायल हुए थे। पुलिस के मुताबिक इन दंगों में लोगों की जान जाने के साथ साथ करोड़ों रुपए की संपत्ति का भी नुकसान हुआ था। आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीजी न्यूज़। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। दिल्ली के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण जलभराव हो गया है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच दिल्ली के अधिकारियों ने यमुना नदी के निचले इलाके में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है, क्योंकि नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली सरकार द्वारा लगातार राहत कार्य चलाए जा रहे हैं। प्रभावित क्षेत्र के लोगों के रहने के लिए सुरक्षित जगहों पर टेंट लगाए गए हैं। चिकित्सकीय सुविधाओं के साथ खाद्य सामग्रियों का भी पूरा इंतजाम किया जा रहा है। इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद राहत कार्यों का जायजा लेने पहुंची। उन्होंने बताया, हमारे अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही सीएम ने लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। वक्त बदला है, तेवर